हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और पॉइंट। नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। या आइसोमॉर्फिज्म क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पहले तो ये देखें कि वर्ड आइसो जो है इसका मतलब आप जानते हैं सेम, और मार्फ का मतलब है शेप या एक्सटर्नल जो किसी भी सॉलिड की अपीयरेंस, जबकि पॉली का मतलब है मैनी और मार्फ का मतलब जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ शेप है। तो चलो देखते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म इसको कैसे डिस्कस करें। इनको डिटेल में भी लेंगे और साथ साथ में इसका डिफ्रेंसिएशन भी। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन सेम क्रिस्टलाइन शेप। ठीक है, अगर मुख्तलिफ जो सॉलिड्स हैं या मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं अगर वो एक ही क्रिस्टलाइन शेप में पाए जाएं तो ऐसी जो फिनोमेना है या उसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही शेप, ठीक। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ सेम कंपाउंड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप। यानी एक ही कंपाउंड अगर एक से ज्यादा शेप में पाया जाए तो ऐसी सूरत में इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब देखना यह है कि मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही शेप में क्यों हैं, और यह भी देखना है कि एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा शेप में क्यों है। तो इनके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। तो चलो एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड का एक ही शेप में पाया जाना, इसकी वजह है कि एटम्स आर कंबाइंड इन सेम रेशियो। यानी मुख्तलिफ सॉलिड जो होते हैं उसमें एटम अगर एक ही रेशियो में अगर कंबाइन है तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ सॉलिड जो है वो एक ही क्रिस्टलाइन शेप में पाए जा सकते हैं। पर याद रखो इसका सिंपल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर मुख्तलिफ कंपाउंड एक शेप में है तो ऐसी सूरत में उनमें एटम्स की कम्बिनेशन का रेशियो सेम होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेशियो सेम होगा तो हमेशा स्ट्रक्चर या उसकी शेप सेम होगी। दिस इज नॉट नेसेसरी। रेशियो सेम है, एटम्स अगर सेम रेशियो में है तो शेप सेम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इस बात में है कि अगर मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही शेप में पाए जाते हैं तो जब भी आप देखेंगे तो उसमें एटम एक ही रेशियो में पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखना यह है कि मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही शेप में होते हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि एटम एक ही रेशियो में है, लेकिन एक ही कंपाउंड डिफरेंट शेप में पाया जा रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ज़रा देखें कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेम कंपाउंड इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अगर एक ही कंपाउंड डिफरेंट कंडीशन पे अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ जो एटम्स होते हैं उस कंपाउंड के, उसकी अरेंजमेंट में फ़र्क आएगा। अब आप जानते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। अगर एक ही कंपाउंड, जैसे कि कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, अगर वो कंपाउंड ज़मीन में मिलता है तो कितना डीप मिलता है, किस टेम्परेचर पे मिलता है, हालात चेंज होंगे तो पार्टिकल की अरेंजमेंट में फ़र्क आएगा। तो ऐसी सूरत में शेप क्या हो जाएगी, वो फ़र्क हो जाएगी। कंपाउंड भले सेम है, कंपोजिशन भले सेम है, लेकिन बावजूद उसके कि शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब कुछ एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, जैसे कि आइसोमॉर्फिज्म में कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चंद कंपाउंड एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड से लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर सोडियम क्लोराइड को देखो तो यहाँ पर भी रेशियो 1:1, सोडियम फ्लोराइड में रेशियो 1:1, जिंक सल्फाइड रेशियो 1:1, मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आप देख सकते हैं रेशियो 1:1 है। सभी कंपाउंड में एटम्स की कम्बिनेशन सेम रेशियो में है। और मज़े की बात यह है कि इन सभी कंपाउंड की जो क्रिस्टलाइन शेप है वो सबकी सेम है, एंड दिस शेप इज क्यूबिक। तो मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही शेप में पाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक यह है कि डिफरेंट कंपाउंड में एटम्स की कम्बिनेशन सेम रेशियो में है। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे हमने कहा कि एक ही कंपाउंड डिफरेंट शेप में पाया जा रहा है। सपोज एक एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में, वही एग्जाम्पल आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दो पॉसिबल फॉर्म में अवेलेबल है। वन ऑफ दैट इज कॉल्ड कैल्साइट, द अदर इज कॉल्ड एर्गोनाइट। अब जो कैल्साइट है इसकी शेप है ट्रायगोनल, ठीक है, और जो एर्गोनाइट है इसकी शेप है आर्थोरोम्बिक।
इसकी शेप क्या है, आर्थोरोम्बिक। अब आप देख सकते हैं कि सेम कंपाउंड चाहे वो कैल्साइट के फॉर्म में हो चाहे आर्गोनाइट के फॉर्म में हो, कंपोजिशन दोनों में सेम ही रहेगी, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंट शेप में है। तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि सेम कंपाउंड, ठीक है, दैट इज अवेलेबल अंडर द डिफरेंट कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज विल इफेक्ट द पार्टिकल्स अरेंजमेंट, देन शेप विल बी डिफरेंट। तो अब आते हैं कि जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं या पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशंस हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म में एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर नोट करने की, कि आइसोमॉर्फ्स जो होते हैं, आइसोमॉर्फ्स है सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ स्ट्रक्चर इनकी सेम होती है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी इनकी सेम नहीं होती। नो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, नो केमिकल प्रॉपर्टी। अब देख सकते हैं कि कंपाउंड ही डिफरेंट है, एटम्स ही डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक रिएक्शन, जो इनकी रिएक्टिविटी होगी वो भी चेंज होगी, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आइसोमॉर्फ्स की वो चेंज होंगी। ओनली वन थिंग इज कॉमन अमंग दीज कंपाउंड इज ओनली द शेप। पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं दे हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इस वजह से सेम होती है क्योंकि कंपोजिशन सेम है। अब अगर आप देखें कि कैल्साइट है तो भी कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट है तो भी कैल्शियम कार्बोनेट, तो रिएक्शन दोनों के सेम होंगे, क्योंकि अगर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट तो इसके एटम अगर सेम है तो रिएक्टिविटी सेम होगी, चाहे इसको किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करें। आर्गोनाइट को डिकम्पोज करो चाहे कैल्साइट को डिकम्पोज करो, फाइनल प्रोडक्ट वही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। रिएक्टिविटी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक अपीयरेंस, कलर, ठीक है, उसकी डेंसिटी है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। पर याद रखें कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कंपाउंड में होती है। अगर एग्जैक्टली पॉलीमॉर्फिज्म जैसी फेनोमेना अगर एलिमेंट में हो कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। तो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड में, एलोट्रॉपी एलिमेंट में। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो ये है कि जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं ओवरग्रोथ। तो एक पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं कि दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी जो ओवरग्रोथ की है ये पॉलीमॉर्फिज्म में नहीं है। ओवरग्रोथ सिर्फ आइसोमॉर्फ्स में पाई जाती है। तो देखना यह है कि व्हाट इज देयर ओवरग्रोथ। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओवरग्रोथ क्या है। अब ओवरग्रोथ जो है इसको समझने के लिए पहले तो उसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं और फिर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं। ओवरग्रोथ का मतलब है कि व्हेन एन आइसोमॉर्फ is suspended into the solution of another isomorph, then deposition of crystals of later on former। अब इस जुमले को समझने की कोशिश करें कि जब हम किसी भी एक आइसोमॉर्फ की सॉल्यूशन में किसी दूसरे आइसोमॉर्फ के क्रिस्टल को सस्पेंड करें या डिप करें तो सॉल्यूशन में मौजूद जो आयंस होते हैं वो डिप किए गए आइसोमॉर्फ के ऊपर ग्रो करते हैं। इस एबिलिटी को जब एक आइसोमॉर्फ के क्रिस्टल किसी दूसरे आइसोमॉर्फ के क्रिस्टल के ऊपर ग्रो करेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड ओवर ग्रोथ। एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाई है एंड आई हैव मेड द सॉल्यूशन ऑफ सपोज टू बी सोडियम क्लोराइड
ठीक है, सपोज हमने सॉल्यूशन बना ली सोडियम क्लोराइड की, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्यूशन होगी, नाउ दिस कंटेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और आप ये भी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन को जब एवापोरेट किया जाएगा और सोडियम क्लोराइड की जब क्रिस्टलाइजेशन होगी तो इसके क्रिस्टल की शेप क्यूबिक होगी। यानी सोडियम क्लोराइड आप ऑलरेडी जानते हैं उसकी शेप क्यूबिक होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन को एवापोरेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन में ही इसी सोडियम क्लोराइड का एक आइसोमर जो सेम शेप रखता है उसी के क्रिस्टल को इसके अंदर डिप कर देते हैं। या चलो ये जिंक सल्फाइड है, या जैसे मैंने पहले एग्जांपल किया सोडियम फ्लोराइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कोई भी इसका आइसोमर है, उसके क्रिस्टल को मैंने एक थ्रेड से बांध लिया है, एक सी धागे से बांध लिया है और मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर लिया है। और आप जानते हैं कि सपोज अगर मैंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल लिया है तो जिंक सल्फाइड का जो क्रिस्टल होगा उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट क्यूबिक होगी, और सोडियम क्लोराइड को जो क्रिस्टलाइज होना है इसकी क्रिस्टल की शेप भी क्यूबिक होगी। तो जब एक आइसोमर के क्रिस्टल को जब दूसरे आइसोमर के सॉल्यूशन में जब डिप किया तो सॉल्यूशन में मौजूद जो आयंस होते हैं वो इस आइसोमर के ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो एक आइसोमर के क्रिस्टल दूसरे आइसोमर के ऊपर जब ग्रो करें, डिपॉजिट हों, दिस सिंपल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, ओवरग्रोथ। ये आयंस तब तक डिपॉजिट होते जाएंगे जब तक इस सॉल्यूशन के सारे आयन जो है वो कंज्यूम हो जाएं या डिपॉजिट हो जाएं और इस तरह से एक बड़ा सा चंक बना लें जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक डेफिनेट मैनर से हो। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, आइसो या ओवरग्रोथ। याद रखें कि ओवरग्रोथ में एक आइसोमर के क्रिस्टल किसी दूसरे आइसोमर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो दिस इज इट फॉर स्मॉल लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल लेटिस क्या है, 7 सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल क्या हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।